धर्मपाल का परिवार एक मध्यम वर्ग का परिवार था। बड़ी बेटी शालिनी की शादी भी एक मध्यम वर्ग के परिवार में हो रखी थी। शालिनी से छोटी उसकी दो जुड़वा बहनें थीं जिनकी शादी की चिंता धर्मपाल को सताए जा रही थी कि तभी शालिनी की सास और शालिनी एक दिन धर्मपाल के घर आते हैं। भाई साहब, मैं आज आपके पास आपकी दोनों बेटियों का हाथ मांगने के लिए आई हूं। शालिनी 2 साल से मेरे घर में है। इतनी शांति, इतना सुख और इतना परिवार की देखभाल करने वाली लड़की है कि मैं बता ही नहीं सकती। तो मैंने सोचा कि अपने दोनों छोटे बेटों रोहित और मोहित के लिए आपकी बेटी सोनिया और मोनिया का हाथ मांग लूं। उम्मीद करती हूं आप मुझे खाली हाथ नहीं भेजेंगे। बहन जी, शालिनी की तारीफ करके आपने मेरा मान बढ़ा दिया। हम घर परिवार में बात कर लें, फिर आपको इसका जवाब देंगे। ठीक है बाबा, आप सोच विचार कर जवाब देना। लेकिन मैं सच कहती हूँ, अगर हम तीनों बहनें एक घर में आ जाएंगी तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। शालिनी अपने सास के साथ वापस चली जाती है। तब धर्मपाल अपनी पत्नी से इस बारे में बातचीत करता है। देखो, शालिनी के ससुराल वालों को हम 2 साल से जानते हैं। अच्छा परिवार है, आज तक कभी शालिनी के ऊपर आवाज तक नहीं उठाई है। और हम तो अपनी बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढ ही रहे हैं। तीनों बहनें एक घर में ही रहेंगी, हमें भी शांति रहेगी। परिवार में विचार विमर्श हो गया था कि रोहित और मोहित के लिए सोनिया और मोनिया के रिश्ते की हाँ कर दी जाएगी और फिर धूमधाम से उन दोनों बहनों की शादी हो जाती है। एक दिन मोहित जब घर आता है। महेश भैया, एक खुशखबरी है। मैंने आपको बताया था ना कि रोहित और मैं एक कंपनी में नौकरी करने के लिए अप्लाई किया है। वहां से कॉल लेटर आ गया है। अगले हफ्ते हम लोगों को जाना होगा। अरे वही, ये तो बहुत खुशी की बात है। ये खुशखबरी तुमने माँ को दी? हाँ भैया, माँ को भी देनी है, पर माँ भी घर पर नहीं है, वो मंदिर गई है। आते ही माँ को ये खुशखबरी दे दूंगा और उनसे आशीर्वाद भी लूंगा। तब तक रोहित भी आ जाता है। मोहित उसे कॉल लेटर वाली बात बता देता है। दोनों भाई बहुत खुश थे। जब उनकी माँ आती है तो वो भी बहुत खुश होती हैं और उन लोगों को तैयारी करने के लिए कहती है कि तभी, रोहित, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी? अभी नहीं सोनिया, कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें वहां बुला लूंगा। अभी हम लोगों को वहां पर जॉब भी देखनी है और कोई घर भी तलाश करना है। ठीक है, तुम वहां पर घर देख लो, पर मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं साफ साफ कह रही हूं, अगर तुम शहर में रहोगे तो मैं भी शहर में रहूंगी। और उधर मोनिया मोहित से, मैं कह रही हूं कि मैं आपके साथ जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। बस थोड़े दिनों की बात है, पहले वहां घर देख लेते हैं, फिर बुला लूंगा। रोहित और मोहित अपने काम के लिए चले जाते हैं। दोनों बहनें आपस में बात कर प्लानिंग करती हैं कि वो दोनों भी वहीं रहेंगी। इस गांव में तो कुछ भी नहीं रखा। अच्छा, तो तुम दोनों ने प्लानिंग भी कर ली और अपनी बड़ी बहन के बारे में कुछ सोचा ही नहीं? क्यों जाना है? हर हफ्ते वो लोग यहाँ जाया करेंगे। तुम यहीं पर ही रहो, हम तीनों बहनें मिलकर घर संभालेंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ गांव में नहीं रहूंगी। ऐसा तरक्की का मौका बार बार नहीं मिलता। वो दोनों वहां पर कोई फ्लैट ले लेंगे और हम दोनों भी वहां पर जाकर रहेंगी। हमें नहीं रहना यहाँ पर। हाँ दीदी, हमें नहीं रहना यहाँ पर। यहाँ पर रखा ही क्या है? खेती बाड़ी, भैंसों को देखो, गायों को देखो, फिर सारे घर का काम देखो। अरे, ये क्या? मोहित और रोहित की जॉब लगने के बाद तुम दोनों के तो सुर ही बदल गए। मैं भी तो 2 साल से यहीं पर हूं और तुम दोनों तो जानती हो इस समय मुझे तुम दोनों की कितनी जरूरत है। तुम्हें पता है ना कि मैं गर्भवती भी हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है दीदी, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं रहेंगी। माँ जी है ना आपका ख्याल रखने के लिए। तभी तीनों बहनों की बातें सास भी सुन लेती है। वहां जाकर वो गुस्से में बोलती हैं, मैं तो सोच रही थी कि दोनों बहनों को ब्याह कर ले आऊंगी तो घर में तीनों बहनें आराम से खुशी से रहेंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों अपनी गर्भवती बहन को छोड़कर शहर जाना चाहती हो। जाओ, तुम्हें जहां जाना है। शालिनी की देखभाल के लिए मैं बहुत हूं। सास की बात सुनकर दोनों बहनें चुप हो जाती हैं। 3 महीने बाद दोनों भाई वहां पर एक 3 कमरों का फ्लैट ले लेते हैं और अपनी पत्नियों को भी बुला लेते हैं। इस तरह शालिनी महेश के साथ गांव में ही रह जाती है और सोनिया मोनिया शहर आ जाती हैं। भगवान ने बचा लिया, वरना सारी जिंदगी उस गांव में ही निकल जाती। देखो तो मोनिया, ये फ्लैट कितना सुंदर है और बाहर का नजारा कितना प्यारा है। अब हमें भी शहरी रंग ढंग में रंग जाना चाहिए। कल हम पूरे घर को बहुत सुंदर सजा देंगे और मैं सोच रही हूँ कि ब्यूटी पार्लर जाकर हम दोनों अपना मेकओवर भी करवा ले। कसम से, मैं भी यही सोच रही थी। मैंने देखा है यहाँ के आसपास औरतें कितनी सुंदर सुंदर कपड़े पहनती हैं, और तो और उनकी त्वचा कितनी चमक रही थी। और बाल देखो, उन्होंने कैसे कलर कर रखे थे, जैसे हम टीवी में देखते थे। बस मैंने तो सोच लिया है, कल पार्लर जाकर अपनी काया पलट करवा लूंगी। तभी रोहित और मोहित भी आ जाते हैं। सोनिया और मोनिया अपनी बात उन्हें भी बता देती हैं। ये लो भाई, 2 दिन तुम्हें शहर आए हुए नहीं हुए,
तुम पर भी शहर का रंग चढ़ गया। तुम दोनों ऐसे ही अच्छी लगती हो, दिखावे में क्यों आ रही हो? इसमें दिखावा क्या है? जैसा देश वैसा भेष। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कल पैसे दे देना, मुझे पार्लर जाना है। शहर आने का मतलब ये नहीं है कि सारा पैसा सिर्फ दिखावे पर खर्च कर दो। कुछ पैसे हमें गांव में भी भेजने हैं। वो भला क्यों? ये मत भूलो कि महेश भैया सारी जमीन का पैसा अपने पास रखेंगे और तुम भी उन्हें पैसे दे दोगे। इस तरह तो महेश भैया और शालिनी अमीर हो जाएंगे और हम लोग गरीब। और क्या हम सारी जिंदगी इस तरह किराए के फ्लैट में रहेंगे? मेरी बात मानो तो घर जाओ और अपने हिस्से की जमीन बेच दो, और यहाँ हम लोग मिलकर एक घर खरीद लेते हैं। फिर जितनी सैलरी आएगी वो सारी हमारी अपनी होगी, किराए में नहीं देनी होगी। रोहित और मोहित को बात सही लगती है, लेकिन वो अपने भाई से ये कहने में डरते हैं। कुछ दिनों बाद जब मोनिया और सोनिया पीछे पड़ जाती हैं तो वो लोग गांव आते हैं। दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का। शहर जाकर दिमाग में चर्बी चढ़ गई है क्या? तुम लोग भूल गए हो, पहले तो तुम कहते थे कि हम हमेशा साथ रहेंगे और अब हिस्सा मांगने आ गए। तो क्या हुआ भैया? अपना ही तो हिस्सा मांग रहे हैं। आपके हिस्से में हमारी कोई नजर नहीं है और हम ठान कर आए हैं कि हम अपना हिस्सा भेज देंगे। ये जबान तुम दोनों की नहीं है, जरूर तुम्हारी पत्नियों ने तुम्हें सिखाकर भेजा है। सच कहा है किसी ने, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। शालिनी जैसी नहीं निकली दोनों बहनें। महेश बेटा, अब अगर ये बात उठ गई है तो ये कभी नहीं दबने वाली है। तुम इन दोनों को इनका हिस्सा दो और यहां से चलता करो। सुनो जी, ये हमारे दादा बाबा की जमीन है, इस तरह किसी और को क्यों बेचे? रोहित भैया, मोहित भैया, हमें थोड़ा समय दो। ये जमीन हम अपने पास रखना चाहते हैं। हम पैसों का इंतजाम कर आपको पैसे दे देंगे। पर शालिनी, इतने पैसे हम लाएंगे कहाँ से? मुझ पर भरोसा रखो, लेकिन जमीन मत बांटो। रोहित और मोहित को तो पैसे चाहिए, जमीन हम रखे या कोई और उनसे खरीद ले। रोहित मोहित वापस आ जाते हैं। उधर शालिनी अपने सारे गहने महेश को बेचने के लिए दे देती है। गहने तो बाद में भी बन जाएंगे, लेकिन बाप दादा की जमीन बाद में हाथ नहीं आती। लेकिन ये बहुत कम पैसे होंगे शालिनी, जमीन का रेट बहुत है। मेरे भी गहने ले लो। शालिनी सही कह रही है, बाप दादा की जमीन ऐसे बेचने के लिए नहीं होती, और वो भी लालची औलाद के लिए। आप एक काम करो, यहाँ के सरपंच से बात करो और उसे जितना पैसा जमीन का बनता है वो ब्याज पर लेकर दोनों भाइयों को पैसा दे दो। हम कुछ ही दिनों में सरपंच का पैसा लौटा देंगे। इतना आसान नहीं है शालिनी, सरपंच का पैसा भी देना पड़ेगा। देखो मेरी बात सुनो, हमारे पास 2 भैंस और 1 गाय है, और दोनों भैंस अभी फिर से दूध देने लगेंगी। हम लोग दूध का व्यापार करेंगे और 2-4 काम साथ में शुरू करेंगे। मेरी बात मानो, सब हो जाएगा। बस अब वैसा ही करो जैसा मैं कह रही हूँ। जैसे तैसे करके महेश रोहित और मोहित को जमीन का पैसा दे देता है। वो लोग एक फ्लैट खरीद लेते हैं। उन लोगों के तो दिन अब बिल्कुल शहरी तौर तरीकों से बीतने लगे थे। वो जब ऑफिस से वापस आते तो दोनों बहनें अपने हस्बैंड के साथ बाहर घूमने चली जाती। अधिकतर खाना वो लोग बाहर ही खाते, और वो ऐसी लाइफ को जीने के लिए इतना कमाते हैं कि वो मौज मस्ती कर सकते हैं। देखते ही देखते 3 साल निकल जाते हैं। शालिनी का बेटा भी 3 साल का हो गया था। शालिनी ने अपनी भैंसों से दूध का काम शुरू किया था। वो दूध, मट्ठा, घी सब बेचने लगी थी। धीरे धीरे उसने उन पैसों से एक और भैंस खरीद ली, और उधर महेश ने भी खेतीबाड़ी का थोड़ा सा और संभाल लिया। अब वो मौसमी सब्जियां लगाने लगा जो अच्छे दामों पर बिक जाती थी, जिससे जमींदार का पैसा भी जा रहा था। अब बस थोड़ा सा ही पैसा कर्ज का बचा हुआ था। एक दिन बहुत बुरा हो गया सोनिया। हमारी कंपनी के कुछ कर्मी ने खराब प्रोडक्ट तैयार किया और उसे मार्केट में निकाल दिया, जिस वजह से कंपनी के साहब को बड़ी ठेस पहुंची है। शेयर भी नीचे गिर गए हैं। यहां तक कि कंपनी पर किसी को भरोसा भी नहीं रहा है और मालिक ने हमें ये नोटिस देकर निकाल दिया। क्या सचमुच में ऐसा हुआ है मोहित? रोहित भैया सच कह रहे हैं? हाँ, ऐसा ही हुआ है। अब हमें कोई और काम तलाश करना होगा। पर परेशानी ये है कि जिस डिपार्टमेंट की वजह से ये सब कुछ हुआ है, उसी डिपार्टमेंट में हम भी काम करते थे। अब नौकरी मिलना भी मुश्किल होगा। कोई हम पर यकीन नहीं करेगा। वो चारों बहुत टेंशन में आ जाते हैं। और उधर गांव में महेश लिए गए पैसों की आखिरी किश्त जमींदार को देकर बहुत खुश था। आज उसका कर्ज उतर गया था। उधर दोनों भाई गरीब हुए और इधर उनका भाई महेश अमीर हो गया। एक दिन किसी ने शालिनी की सास को रोहित और मोहित के बारे में बता दिया। वो घर आकर रोने लगी। माँ, तू क्यों परेशान होती है? वो मेरे भाई हैं। मैं उन्हें कुएं में गिरता नहीं देख सकता। मैं कल ही शहर जाकर उन दोनों से बात करता हूँ। अगले दिन ही महेश शहर आ जाता है और रोहित और मोहित उसे देखकर रोने लगते हैं। इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा। तुम दोनों या तो यहीं पर ही कोई काम शुरू करो, वरना मेरे साथ गांव चलो। मेरे भाई, गांव अब बदल चुका है। हम लोग भी तो वहां पर काम करते हैं और हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। हाँ हाँ, महेश भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम अपनी जमीन को छोड़कर यहाँ आ गए। हम घर जाकर माँ और बहन के पैर पकड़ लेंगे। अचानक से ही सोनिया और मोनिया को गांव जाने का जुनून चढ़ गया। रोहित और मोहित भी अपना फ्लैट बेचकर महेश के साथ गांव आ गए। माँ जी, दीदी, हमें माफ कर दो।
शहर की चकाचौंध हमें वहां लेकर तो चली गई, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए, और अब ऐसी गलती जिंदगी में कभी नहीं करेंगे। ये की ना तुम दोनों ने पते की बात। मन में कोई मैल मत रखो और अपना घर समझकर इसको संभालो। इस तरह दोनों अमीर बहनें वापस अपनी गरीब बहन के पास आ जाती हैं, जो अपनी सूझबूझ से अब उन दोनों से भी अमीर हो चुकी थी। सफेद कुर्ते पजामे और टोपी में प्रताप स्टेज पर खड़ा हुआ था। शपथ समारोह चल रहा था। हर तरफ मीडिया वाले खड़े हुए थे, जो प्रताप को शपथ लेते हुए अपने कैमरे में कैद कर रहे थे, और उनके बाद वहां पर बैठे हुए सभी मंत्रीगण और आम जनता थी। आम जनता में वो लोग थे जिन्होंने प्रताप को यहां तक पहुंचाया था, लेकिन सबसे आगे बड़ी सी कुर्सी पर एक औरत बैठी हुई थी, जिसने क्रीम कलर की सूती साड़ी लपेटी हुई थी, और उसकी आंखों के आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। और वो औरत थी प्रताप की माँ। वहीं बैठे बैठे प्रताप की माँ उन दिनों में चली जाती है जहां उसने गरीबी और तिरस्कार की जिंदगी देखी थी। बात बहुत समय पहले की है। प्रताप के पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था और घर में मातम का माहौल था। प्रताप 6 साल का था। छोटे बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके घर में इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा है और उसकी माँ इस तरह रो क्यों रही है। तभी वो पड़ोस की एक औरत से पूछता है, चाची, माँ ऐसे क्यों रो रही है? और बाबा को क्या हुआ है? वो ऐसे जमीन पर क्यों लेटे हुए हैं? ओ मेरे बच्चे, तुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। तू और तेरी माँ अकेले रह गए हैं। आप ऐसा क्यों कह रही हो चाची? बाबा तो लेटे हुए हैं ना, मैं अभी उठा देता हूँ। छोटा प्रताप वहां जाकर अपने बाबा को हिला हिला कर उठने के लिए बोलता है। मंजर ऐसा था कि सबकी आंखें भर आएंगी। प्रताप के बाबा का दाह संस्कार होने के बाद कुछ दिन घर में लोगों का आना जाना लगा रहा, और फिर सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। प्रताप की माँ थी अपने और अपने बेटे के जीवन के लिए बड़े बड़े घरों में नौकरानी का काम मांगने के लिए जाने लगी। एक दिन वो एक घर में काम मांगने के लिए जाती है। प्रताप अपनी माँ की साड़ी का पल्ला पकड़कर खड़ा हुआ था। नाम क्या है तुम्हारा? शांति नाम है, और ये मेरा बेटा प्रताप 6 साल का है। तुम क्या इसे साथ लेकर काम करोगी? इसे किसी स्कूल में क्यों नहीं डाला? बस मेम साहब, कहीं काम लग जाएगा तो इसको भी स्कूल में डाल दूंगी। साथ लेकर तो काम नहीं कर सकती। ठीक है ठीक है, देखने में तो मुझे तुम समझदार ही लगती हो। घर के काम कर लेती हो ना? साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है, और कोई चीज पसंद आए तो ये नहीं कि उठाकर ले जाओ। मुझे झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं नहीं मालकिन, आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होगी। आप चाहे तो रोजाना मेरी तलाशी भी ले सकती हो। नन्हा प्रताप उस समय सिर्फ बातें सुन रहा था, वो उनके मतलब नहीं समझता था। ये औरत, जिसका नाम मालिनी था, शांति को काम पर रख लेती है, और थोड़े ही दिनों में शांति प्रताप का एडमिशन सरकारी स्कूल में करा देती है। धीरे धीरे थोड़ा समय बीतता है और प्रताप आगे क्लास में पढ़ता हुआ 8वीं क्लास में पहुंच जाता है। माँ, मुझे सफेद कमीज दिलवा दो। स्कूल में मास्टर जी ने कहा है कि तुम्हारी कमीज पूरी तरह फट गई है। इस तरह अच्छा नहीं लगता है स्कूल में जाना। हाँ हाँ बेटा, मैं तेरे लिए कमीज ले आऊंगी। बस तुम मन लगाकर पढ़ाई करो और पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जा। हाँ माँ, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा। फिर तुम्हें इस तरह लोगों के घरों में काम नहीं करने दूंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी माँ से काम भी कराए और उसके ऊपर शक भी करे। ये तूने क्या बात बोल दी? इस बात का क्या मतलब हुआ? माँ, तब मुझे समझ नहीं थी, अब मुझे समझ आई। मैं समझ गया हूँ। जिस दिन तुम काम मांगने गई तो उस औरत ने कहा था कि तुम चोरी मत करना। शांति चुप हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि प्रताप अब बड़ा हो गया है। वो काम पर जाती है। वहां मालिनी का बेटा भी प्रताप की उम्र का ही था। मालकिन, वो छोटे साहब की कल एक शर्ट पर स्याही का दाग लग गया था। अरे हाँ हाँ, वो सफेद वाली शर्ट की बात कर रही हो ना? तुम एक काम करो, उसे फेंक देना। किसी भी निशान वाली शर्ट वो पहनेगा नहीं। अब वो मालकिन, मैं अब तो बस ये कह रही थी कि वो शर्ट आप मुझे दे दो, मैं उसे साफ करके अपने बेटे को पहना लूंगी। हाँ हाँ, ये भी ठीक रहेगा। मैं ऐसा करती हूँ, उसके कुछ और कपड़े भी हैं, वो भी तुम ले जाओ। वो मालकिन, मैं ये भी कहना चाह रही थी कि आपका बेटा जो छोटी पेंसिल, कम इंक वाले पेन रह जाते हैं ना, रबड़ वगैरह, जो वो छोटी छोटी उन्हीं पर फेंक देते हैं, आप उसे फेंकना मत। वो सब मुझे दे दो। और जो कॉपियाँ आधी भरी हुई हैं वो भी दे दो। मैं उन्हें निकाल कर एक बड़ी कॉपी बना लूंगी। मेरा बेटा उसमें काम कर लेगा। वो बड़ी क्लास में आ गया है ना, तो उसे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है।
मालिनी समझ गई थी कि शांति उससे अपने बेटे के यूज किए हुए सामान को मांग रही है। वो खुशी खुशी सारा सामान शांति को दे देती है और शांति सारा सामान प्रताप को दे देती है। देखो प्रताप बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें शायद ये बात बुरी लगे कि तुम किसी का इस्तेमाल किया हुआ सामान इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन बेटा अगर तुम्हें बड़ा आदमी बनना है तो इन सब बातों को भूल जाना। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे तब ये सारी चीजें तुम खुद खरीद सकते हो। अरे माँ, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा। मैं इन सभी चीजों का इस्तेमाल कर लूंगा। फिर 2-3 साल और निकलते हैं और प्रताप अपने पूरे स्कूल में 10th क्लास में टॉप करता है। वहीं मालिनी का बेटा बहुत कम नंबरों से पास होता है, जिस वजह से उसके मम्मी पापा उसे डांट रहे थे कि तभी शांति मिठाई का डब्बा लेकर वहां पहुंच जाती है। मालकिन, मेरे बेटे प्रताप ने 10वीं क्लास में टॉप किया है। इस खुशी में मैं आपके लिए मिठाई लेकर आई हूँ। ये सुनकर मालिनी और उसका पति हक्का बक्का रह जाते हैं। मालिनी का पति अपने बेटे से कहता है, ये देखो, तुम्हारे फेंके हुए सामान को यूज करता है वो लड़का। उसने भी 10th में टॉप कर लिया। तुमने तो हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। सोचा था कॉमर्स में डालेंगे। वो गुस्से में उधर से चले जाते हैं। मालिनी शांति से मिठाई ले लेती है, लेकिन मन ही मन सोचती है कि देखो कितनी भाग्यवान है, इसका बेटा कितने अच्छे नंबरों से पास हुआ। फिर वक्त बीतता गया और उसने 12वीं भी अच्छे नंबरों से पास की। जब वो बड़ा हो गया और समझदार हो गया, तब उसने देखा कि उसके आसपास अराजकता का माहौल है। चुनाव के आते ही सब एकदम से जागृत हो जाता है। सभी नेता गली गली में दिखाई देने लगते हैं। लोगों से झूठे झूठे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। प्रताप के मोहल्ले के बहुत सारे लड़के प्रताप के अच्छे दोस्त थे और यदाकदा प्रताप से पढ़ाई में मदद भी मांगते रहते थे। वहां पर सभी लोग प्रताप को बहुत अच्छा मानते थे और प्रताप भी सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। प्रताप की पढ़ाई पूरी हो गई थी और आजकल वो नौकरी की तलाश में था कि तभी चुनाव शुरू हो जाते हैं। एक दिन उनके मोहल्ले में एक बड़े नेता आते हैं। सर, बुरा नहीं मानना, लेकिन आप लोग यहाँ पर दर्शन देने के लिए 5 साल बाद ही क्यों आते हो? क्या जरूरत है आपको अपना एसी का कमरा छोड़कर यहाँ भरी गर्मी में गरीबों के घर के दरवाजे बजाने की? आप अभी भी जाकर आराम कर सकते हैं। बेटा, ये सब बातें जो तुम यहाँ दरवाजे पर खड़े होकर कह रहे हो, ये कहना आसान है, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो हमें हजारों काम होते हैं। कभी कभी कुछ काम छूट जाते हैं। ये सुनकर प्रताप जोर जोर से हंसने लगता है। मंत्री जी, बड़ी हैरानी की बात है। भारत को आजाद हुए 74 साल हो गए और 74 सालों में हर बार हमारा मोहल्ला किसी की नजर में नहीं आता, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं आप लोगों को ये मोहल्ला नजर आने लगता है। प्रताप की बात सुनकर मंत्री खिसियानी बिल्ली की तरह इधर उधर देखने लगता है। तभी मोहल्ले के सभी लोग प्रताप की बातों से प्रभावित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम अपना नेता स्वयं चुनेंगे। और फिर न जाने कैसे देखते ही देखते प्रताप लोगों का नेता बन गया। फिर वो विधायक भी बना और उसके बाद आज वो दिन था जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा था। इस बीच उसने अपने मोहल्ले के लिए और आसपास के लोगों के लिए बहुत से कार्य किए और लोगों ने उसके काम की प्रशंसा भी की। शपथ समारोह खत्म हो जाता है। उसके बाद प्रताप को सब मीडिया वाले घेर लेते हैं। सर, आज आप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आपके इस कार्य के पीछे आपकी प्रेरणा कौन थी? मैं बेझिझक ये बात कह सकता हूँ कि आज यहाँ और इस पद तक पहुंचने में मेरी माँ का हाथ है, और उसके बाद मेरे मोहल्ले वालों का, जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया। तो क्या आप भी और मंत्रियों की तरह शपथ लेने के बाद दिखाई नहीं देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं हमेशा आप लोगों को काम करता हुआ ही दिखाई दूंगा। मैंने बहुत सारी चीजें सोची हुई हैं। हम आज के युवा हैं और मैं एक ऐसी टीम तैयार करूंगा जो हर प्रकार के कार्य करने में सक्षम होगी। ये 5 साल आप बदलाव देखेंगे। जो पिछले 74 सालों में नहीं हुआ वो अब आपको दिखाई देगा। पूरे दिन की आपाधापी के बाद रात को माँ बेटा सुकून से बैठे हुए थे। क्या हुआ माँ? अब भी तुम्हारी आंखों में आंसू हैं? ये तो खुशी के आंसू हैं पागल। सोच रही हो तूने कितनी मेहनत की है सारी जिंदगी। कभी कोई सवाल नहीं किया, कभी किसी चीज की जिद नहीं की, और आज देख तो कितना बड़ा आदमी बन गया है तू। माँ, मेहनत करना तो मैंने आपसे ही सीखा है, पर हाँ, सोचा नहीं था कि कभी मुख्यमंत्री बनूंगा। ये भी तेरा ही आशीर्वाद है। बस बेटा, सत्ता में आकर सत्ता का नशा करना मत सीख लेना। जिस भरोसे के साथ तुझे लोगों ने इस पद तक पहुंचाए है, उन लोगों का भरोसा हमेशा बनाए रखना। प्रताप अपनी माँ को गले लगा लेता है और उसके बाद प्रताप और उसकी युवा टीम बहुत सारे काम करती है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, वो सामाजिक जरूरतें जो लोगों के लिए बेहद जरूरी थी, प्रताप उन्हीं पर कार्य करता है। यहाँ तक कि वो महीने में एक बार एक सभा का आयोजन करता था जिसमें सभी शिकायतों को सुना जाता था और उन पर काम किया जाता था।
प्रताप ने मुख्यमंत्री बनने के बाद भी लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली और सभी लोग उसके काम की प्रशंसा करते थे।